जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राहुल तिवारी आप सबका एस.एन.डी क्लास में स्वागत करता हूं। हम मॉडल पेपर बिजनेस स्टडी का क्लास 12 का देख रहे थे। 3 पार्ट में हमने देखा है शॉर्ट क्वेश्चन तक। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपका इंटर में 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शनल करके भी आता है, बिना ऑप्शनल का भी आता है। आइए पहला शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है केंद्रीकरण क्या है, इसके लाभ एवं हानियां बताइए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीकरण क्या है, इसके लाभ एवं हानि बताइए। आंसर के रूप में केंद्रीकरण से आशय। केंद्रीकरण क्या है? जब किसी भी संस्था में जो नियंत्रण प्रक्रिया है किसी एक व्यक्ति के हाथ में नियंत्रित हो जाए, ठीक ना, सारे डिसीजन, सारे निर्णय उसी व्यक्ति के द्वारा लिया जाए, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? केंद्रीकरण कहते हैं। तो आइए केंद्रीकरण के बारे में लिखते हैं। केंद्रीकरण किसी उपक्रम की उपक्रम की संगठन संरचना का वह स्वरूप है। संगठन संरचना का वह स्वरूप है जिसमें नियंत्रण के क्षेत्र के नियंत्रण के क्षेत्र के विस्तार को सीमित कर दिया जाता है। इसके आगे आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी संगठन में नियंत्रण को किसी एक व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे केंद्रीकरण कहेंगे। इसमें सारे निर्णय एक व्यक्ति के द्वारा ही किए जाते हैं और उसी के निर्णय को सभी अधीनस्थों के द्वारा माना जाता है। अपनी भाषा में और आगे बढ़ा सकते हैं। ये मीनिंग था, आशय था। भाई परिभाषा लिख लेते हैं। हेनरी फ्योल के अनुसार हेनरी फ्योल के अनुसार एक परिभाषा लिख लेते हैं। उनकी परिभाषा यह है कि जिससे अधीनस्थ अधिकारी का महत्व नहीं, हेनरी फ्योल का छोड़ किसी और का लिखते हैं। कई जगह हेनरी फ्योल हो गए। और इम्पोर्टेंट एक लुई एन एलन सही रहेगा। लुइस ए एलन के अनुसार देखिए इन्होंने क्या केंद्रीकरण के बारे में कहा है। किसी संगठन में केंद्रीय बिंदुओं पर किसी
संगठन में केंद्रीय बिंदुओं पर व्यवस्थित एवं अस्थायी ढंग से अस्थायी रूप से अधिकार संरक्षित रखने को केंद्रीकरण कहते हैं। केंद्रीकरण के लाभ। केंद्रीकरण के निम्नलिखित लाभ हैं। क्या लाभ हैं? पहला लाभ है त्वरित और स्पष्ट निर्णय। जब नियंत्रण एक व्यक्ति के हाथ में होता है तो उस दशा में जो भी निर्णय होगा तत्काल होगा और सही होगा। ये इसकी पहली विशेष लाभ है। दूसरा है एक समान नीतियाँ। मतलब जब एक व्यक्ति निर्णय लेगा तो कोई भी नियम बनाएगा वो एक ही नियम बनाएगा, उसी को सबको फॉलो करना होगा, ठीक ना। इसलिए इसमें जो भी नियम होते हैं एक समान होते हैं। तीसरी है मजबूत नियंत्रण। मतलब जो नियंत्रण शक्ति होती है इसमें बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि एक व्यक्ति ही मालिक होता है, उसी के निर्णय को सबको मानना होता है, उसी के अनुसार ही काम करना होता है, इसलिए। और चौथा है लागत में कमी। जब एक व्यक्ति का नियंत्रण होगा तो अपने हिसाब से काम करेगा और वह मितव्ययिता के सिद्धांत को ध्यान में रखेगा, जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन हो सके। पांचवा है सहज समन्वय। मतलब जो भी संगठन है उसको आपस में मिला के काम करने का काम एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, ठीक है। इस तरह से समन्वय क्या होगा? आपसी सहयोग एक समान रहेगा, सहज होगा और आसान होगा। केंद्रीकरण की हानि। केंद्रीकरण के निम्नलिखित हानियाँ और हानियाँ क्या है इसको भी आप देख लें यहाँ पे। हानि पहला है निर्णय में देरी। मतलब अधिकारी अगर कभी कभी किसी अन्य काम में बिजी हो तो किसी काम को निर्णय लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक ना। या उस अधिकारी के दिमाग से कोई बात उतर जाए तो उस दशा में निर्णय लेट होगा, ठीक ना। या और भी कई कारण हैं। एक व्यक्ति के हाथ में नियंत्रण रहने से कई कारण ऐसे हो सकते हैं जिससे वह निर्णय समय से नहीं ले पाता है और जिससे काम समय से पूरा नहीं हो पाता है। अगला है नौकरशाही और लचीलेपन में कमी। नौकरशाही एवं लचीलेपन में कमी। नौकरशाही मतलब तानाशाही। जो व्यक्ति एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होती है तो अपने आप को सर्वे सर्वा मानता है, जिसके कारण वो अपने
काम को ही कराना चाहेगा, दूसरे की बातों को प्राथमिकता नहीं देगा, इस तरह नौकरशाही पनपता है। और दूसरा लचीलेपन में कमी, मतलब आवश्यकता के अनुसार अगर किसी नियम को बदलना हो तो बदला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि नियंत्रण एक व्यक्ति के हाथ में, भले कि उससे संस्था को नुकसान हो, जब तक निर्णय लेने वाला व्यक्ति नहीं चाहेगा तब तक किसी भी बात को हम बदल नहीं सकते। इसलिए लचीलेपन की कमी होती है और तानाशाही की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है, अर्थात नौकरशाही की प्रवृत्ति इसमें होती है। अगला है कर्मचारियों में प्रेरणा की कमी। कर्मचारियों में प्रेरणा की कमी। जब नियंत्रण एक व्यक्ति के हाथ में होता है तो उस दशा में कर्मचारी मोटिवेट नहीं होते हैं, ठीक है, उन प्रेरित नहीं होते हैं। जब तक उनको काम करने के लिए नहीं कहा जाएगा तब तक वो काम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगला है संसाधनों का दुरुपयोग। संसाधनों का दुरुपयोग केंद्रीकरण नीति में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है, संसाधनों का दुरुपयोग। कभी कभी व्यक्तिगत हित के लिए भी व्यावसायिक फर्मों की संपत्तियां या कहते उसकी पूंजी को प्रयोग में केंद्रीकरण करने, नियंत्रित करने वाला व्यक्ति प्रयोग कर लेता है, ठीक है ना, जिसके कारण संसाधन का बहुत ही दुरुपयोग होता है, ठीक ना। या ये भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के हाथ में निर्णय होने के कारण जो अधीनस्थ होते हैं वे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते, वह केवल निर्णय को ध्यान में रखते हैं और जैसा कहा जाएगा वैसा ही काम करेंगे, जिससे वो अपने ब्रेन का, अपने दिमाग का कोई प्रयोग नहीं करते। अगर संसाधन अधिक कम में काम चल जाता फिर भी वो अधिक संसाधन का प्रयोग करेंगे जितने को उनको कहा गया, जिससे क्या होगा, आपका किसी भी संस्था को में संसाधनों का दुरुपयोग होगा और क्या कहते हैं, व्यवसाय की स्थिति सही नहीं होगी। पांचवा है गोपनीयता का अभाव। गोपनीयता का अभाव। अगर एक व्यक्ति के हाथ में नियंत्रण होता है तो वो एक जगह या कहीं बैठ के अपना काम नियंत्रित करता है, ठीक ना। कभी एक ही जगह काम करने के कारण ऐसा होता है, कभी कभी कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी होती हैं जो लीक हो जाती है, किसी अन्य व्यक्ति के पास चली जाती हैं और वो क्या करता है, वो उसका फायदा उठा के गोपनीयता को भंग कर देता है, जिससे संस्था को नुकसान हो सकता है। एक केंद्रीकरण के लाभ एवं हानियां, आशय एवं परिभाषा एक देख लिए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 27 लग गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है व्यावसायिक पर्यावरण क्या है, इसके महत्व बताइए, समझाइए। व्यावसायिक पर्यावरण क्या है, इसके महत्व बताइए। आंसर
व्यावसायिक पर्यावरण से आशय। पर्यावरण शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ पर, ठीक। आवरण, परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण का मतलब होता है घेराव। मतलब चारों तरफ पाए जाने वाले जो भी घेराव हैं वह क्या कहलाते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं, जो मानव जीवन पे प्रभावित करते हैं, ठीक है। व्यावसायिक पर्यावरण क्या है? व्यावसायिक पर्यावरण वह पर्यावरण जो व्यावसायिक घटनाओं को प्रभावित करे, ठीक ना, व्यवसाय संगठन को प्रभावित करे, क्या कहलाएगा? व्यावसायिक पर्यावरण कहलाएगा। आइए इसको लिखते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण से आशय व्यावसायिक पर्यावरण से आशय उन सभी आर्थिक राजनीतिक वैधानिक तकनीकी एवं सामाजिक दशाओं से है, सामाजिक दशाओं से है जो किसी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, जो कि किसी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। ये रहा मीनिंग। एक परिभाषा देख लेते हैं। किंथ डेविस के अनुसार, व्यावसायिक वातावरण सभी स्थितियों घटनाओं और प्रभावों का योग है, जो व्यवसाय के आसपास पाई जाती हैं, जो व्यवसाय के आसपास पाई जाती हैं और उसे प्रभावित करती हैं, महत्व देखते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व।
पर्यावरण के महत्व क्या है? पहला है पहलकर्ता के लाभ। पहलकर्ता के लाभ। पहलकर्ता का मतलब है जो पहल करने वाला है। व्यावसायिक पर्यावरण का सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो उसको फॉलो करता है, जो उसको लागू करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है, उससे क्या होता है, उसे जो भी परिणाम ये सामाजिक आर्थिक वातावरण जो भी हैं उनका जो भी प्रभाव पड़ने वाला होता है, उस प्रभाव से होने वाले लाभ और हानियों को पहले अनुमानित कर लेता है और जिससे वह सचेत हो जाता है, जिससे उसकी प्रतियोगिता में कमी आ जाती है। ठीक है, उसके जो प्रतिद्वंदी होते हैं वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते। अगला चेतावनी का संकेत। दूसरा है चेतावनी का संकेत। व्यावसायिक वातावरण से जो गुणात्मक स्थितियां हैं, आर्थिक, वैधानिक या तकनीकी, उसके बारे में पहले पता चलता है, जिससे क्या होता है, पहले ही सतर्कता के साथ व्यवसाय को उस स्थिति से निपटने का प्रयास किया जाता है, जिससे व्यवसाय को कम क्षति होती है, नुकसान होने की संभावना होती है। अगला उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति। तीसरा है उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति। संसाधनों की प्राप्ति। व्यापारिक वातावरण से उपयोगी संसाधन मतलब जो भी व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक संसाधन हैं उसे समय से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उसके बारे में व्यक्ति जागरूक होता है। ठीक ना, और इससे उसको व्यवसाय को निरंतर आगे बढ़ाने में और समय से कार्य को पूरा करने में सरलता होती है। अगला है तेजी से हो रहे परिवर्तन का सामना करना। चौथा है तेजी से हो रहे परिवर्तन का सामना करना। व्यावसायिक वातावरण के कारण सबसे पहले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी परिवर्तन है उसको पहले पता चलता है। अगर उस तरह से कोई भी परिवर्तन हो रहा है, तेजी से कोई परिवर्तन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यवसाय अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, जिससे वह उस परिवर्तन को सही तरीके से अपने आप को समायोजन कर लेता है। अगला है नियोजन एवं नीति में सहायक। पांचवा है नियोजन एवं नीति में सहायक। व्यावसायिक वातावरण में कोई भी योजनाएं बनाई जाती हैं, कोई भी नियम बनाए जाते हैं, पर्यावरण को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि क्या आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, क्या राजनीतिक पड़ेगा या वैधानिक क्या पड़ेगा। ठीक ना, इसलिए इन नियमों को बनाने के लिए, योजनाओं को बनाने के लिए व्यावसायिक वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला निष्पादन में सुधार। छठा है निष्पादन में सुधार। मतलब निष्पादन में जो भी कमियां होती हैं, जो भी त्रुटियां हो रही हों, उसे सुधार कर
आगे की कार्रवाई किया जाता है, जिससे व्यवसाय सुव्यवस्थित तरीके से वातावरण में समायोजित करके चल सकता है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 28 हो गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। चलिए, विपणन क्या है या विपणन की अवधारणा क्या है? 28 नंबर हो गया। 29 नंबर विपणन, मार्केटिंग। विपणन की अवधारणा क्या है? क्या है? यह माल और सेवाओं के प्रभावी विपणन में कैसे मदद करती है? यह माल एवं सेवाओं के प्रभावी विपणन में माल एवं सेवाओं की प्रभावी विपणन में कैसे मदद करती है? कैसे मदद करती है? आंसर लिखते हैं विपणन से आशय। विपणन से आशय। विपणन से आशय। विपणन से आशय उन सभी क्रियाओं के योग से है। विपणन से आशय उन सभी क्रियाओं के योग से है। उन सभी क्रियाओं के योग से है। जो वस्तुओं एवं सेवाओं को वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक उपभोक्ता तक पहुंचाती हैं या पहुंचाने का कार्य करते हैं। पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, मतलब उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक के बीच की सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? विपणन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वह विपणन कहलाती हैं। अब आते हैं एक परिभाषा लिख लेते, छोटा सा परिभाषा प्रोफेसर पाइल के अनुसार। प्रोफेसर पाइल
के अनुसार, छोटी परिभाषा है ये बस। विपणन में क्रय एवं विक्रय दोनों ही क्रियाओं को शामिल होती हैं। विपणन में क्रय एवं विक्रय दोनों ही क्रियाएं शामिल होती हैं। दोनों ही क्रियाएं शामिल होती हैं। अब कह रहा है कि माल एवं सेवाओं को प्रभावित विपणन करने कैसे मदद करती है, तो हम लिख लेते हैं इसके अंतर्गत। विपणन के महत्व, मतलब विपणन क्या क्या महत्व है, इसके अंतर्गत यही लिखना है। अब लिखते हैं विपणन की महत्व या भूमिका। विपणन माल एवं सेवाओं को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है। पहला है इसमें, इसके अंतर्गत पहला आता है व्यवसाय में भूमिका। व्यवसाय में भूमिका मतलब व्यवसाय के लिए वह किस तरह से लाभकारी होता है। इसके अंतर्गत पहला है सूचनाओं का एकत्रीकरण। सूचनाओं का एकत्रीकरण। विपणन के माध्यम से मार्केट की स्थिति, बाजार की स्थिति को जाना जाता है, सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, उस हिसाब से उत्पादन किया जाता है। अगला है प्रभावपूर्ण नियोजन एवं निर्णय। प्रभावपूर्ण नियोजन एवं निर्णय। विपणन के माध्यम से प्रभावपूर्ण योजनाएं बनाई जाती हैं और निर्णय किया जाता है, जिससे व्यवसाय में अच्छे तरीके से उत्पादन किया जा सके, जिससे उत्पादकता बढ़े और क्या कहते हैं, लाभ हो। अगला है उत्पादन का चयन। 1 2 3 उत्पाद का चयन। विपणन के माध्यम से बाजार की स्थिति का पता किया जाता है और उस हिसाब से उत्पादन किया जाता है। चौथा है विक्रय में वृद्धि। विपणन के माध्यम से विक्रय क्रिया को सरल बनाया जाता है और इससे विक्रय में क्या होती है, वृद्धि होती है। पांचवा है दीर्घकालीन विकास। इसके माध्यम से लंबे समय पर विपणन होता है और विकास अच्छे तरीके से होता है। आइए, ये थे व्यवसाय में भूमिका विपणन के। अब आते हैं अर्थव्यवस्था में भूमिका। दूसरा है अर्थव्यवस्था में भूमिका। अर्थव्यवस्था में भूमिका, एक व्यवसाय इकोनॉमिक में क्या भूमिका निभाता है। पहला औद्योगिकरण को बढ़ाना। पहला है औद्योगिकरण को बढ़ाना। विपणन के माध्यम से
बाजार की स्थिति का पता करके उस हिसाब से काम किया जाता है, जिसके कारण उद्योगों का विकास होता है और अधिक से अधिक उद्योग धंधे जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ लगाए जाते हैं। इससे उद्योगों का विकास होता है। अगला है जीवन स्तर में वृद्धि। दूसरा है जीवन स्तर में वृद्धि। जब रोजगार उद्योगों का विकास होगा तो उस दशा में रोजगार के अवसर मिलेंगे। रोजगार के अवसर मिलने से उद्योग क्या कहते हैं, जीवन स्तर, प्रत्येक व्यक्ति का जो रहन सहन की शैली है वह परिवर्तित होने लगेगा। अगला है रोजगार में वृद्धि। एक तीसरा पॉइंट है रोजगार में वृद्धि। जब उद्योगों का विकास होगा तो उस दशा में वर्कर की आवश्यकता होगी। जब कर्मचारी की आवश्यकता होगी, कर्मचारी की आवश्यकता होने से रोजगार में वृद्धि होता है। चौथा है आय में वृद्धि। आय में वृद्धि, जब रोजगार मिलेगा तो व्यक्ति की आय बढ़ेगी, और जब उत्पादन होगा और उत्पादन बिकेगा और जब व्यक्ति की आय होगी तो एक एक उपभोक्ता और एक कर्मचारी के रूप में काम कर सकता है, ठीक ना। तो इससे क्या होगा, जब आय बढ़ेगा तो वस्तु को खरीदने वाले भी तो बढ़ेंगे, इससे संस्था को भी लाभ होता है, आय बढ़ती है। और रोजगार के अवसर मिलने से व्यक्ति को भी आय मिलती है, ठीक ना। ये है आपका अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका। पांचवा है संतुलित विकास। संतुलित विकास, इन सारी चीज़ों के बढ़ने के कारण जो अर्थव्यवस्था की स्थिति होती है संतुलन की स्थिति में आती है, ठीक ना। रोजगार के अवसर बढ़ने से, उत्पादन बढ़ने से पूर्ति जो होगा, मांग और पूर्ति के बीच में संबंध सही होता है, जिस कारण से अर्थव्यवस्था सही तरीके से चलती है किसी देश की। यह थी आपकी क्या कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में 29 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन एक है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लें। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कर प्रबंधकीय नियंत्रण क्या है, इसके महत्व और सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रबंधकीय नियंत्रण। प्रबंधकीय नियंत्रण क्या है, क्या है इसके महत्व एवं सीमाओं को बताइए। आंसर, नियंत्रण या प्रबंधकीय नियंत्रण। प्रबंधकीय नियंत्रण नियंत्रण क्या होता है, किसी भी संस्था में या किसी भी जो संगठन है, समूह है, उनको एक व्यवस्थित करके काम कराना, उनके काम कराने के तरीकों का मूल्यांकन करना और फिर उनके मूल्यांकनों में जो कमियां हैं उसको समझाकर सुधारात्मक कार्रवाई करके निष्पादन करने की क्रिया नियंत्रण कहलाता है। और जब किसी संस्था के अंदर यदि बात आ जाएगी तो वह प्रबंधकीय नियंत्रण हो गया। तो आइए इसी को लिख लेते हैं। लिखते हैं क्या, नियंत्रण वास्तविक प्रगति का, नियंत्रण वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन एवं
मूल्यांकन एवं वास्तविक एवं आपेक्षिक परिणाम। वास्तविक एवं आपेक्षिक परिणाम के मध्य विचलन की स्थिति में प्रारंभिक स्तर पर ही त्रुटियों का पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, त्रुटियों मतलब कमियों को, त्रुटियों की पुनरावृत्ति मनोज जो दोहराए जाते हैं, रिपीट होते हैं, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपनाई गई सुधारात्मक कार्रवाई है। सुधारात्मक कार्रवाई है। अब आइए परिभाषा देखते हैं। परिभाषा कह रहा है फिलिप कोटलर के अनुसार, छोटी परिभाषा है, याद भी हो जाएगी आसानी से। क्या कर रहे हैं? नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाने का प्रयास किए जाते हैं। ये परिभाषा हो गया। अब आइए नियंत्रण के महत्व देखते हैं। नियंत्रण या प्रबंधकीय नियंत्रण के महत्व क्या है? महत्व है, पहला है संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक मतलब जो समूह में कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए उसको प्राप्त करने में सहायता करता है। अगला है संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना। संसाधनों का कुशलतम उपयोग
करना। जब नियंत्रण में कोई काम किया जाएगा तो उस दशा में जो भी संसाधन होंगे सही तरीके से प्रयोग किए जाएंगे। अगला है व्यवस्था और अनुशासन को सुनिश्चित करना। व्यवस्था एवं अनुशासन को सुनिश्चित करना। अनुशासन एक ऐसी क्रिया जो किसी भी कम पूंजी में भी किसी भी व्यवसाय को अच्छे तरीके पर अच्छे व्यवस्थित स्थान पर ले जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए नियंत्रण है जो अनुशासन को बनाने का काम करता है और किसी व्यवसाय में व्यवस्था करने का काम करता है, जिससे व्यवसाय आगे निरंतर बढ़ता है। अगला है प्रमापों की यथार्थता का निरीक्षण करना। चौथा है प्रमापों की यथार्थता का निरीक्षण करना। जो व्यवसाय की स्थिति है और जो सत्यता है उसका जांच करना नियंत्रण का कार्य है, महत्व है। पांचवा है कर्मचारी अभिप्रेरणा को बढ़ाने में सहायक। पांचवा कर्मचारी अभिप्रेरणा को बढ़ाने में सहायक। अगर सही तरीके से नियंत्रण किया जाए तो संस्था में काम करने वाले कर्मचारी मोटिवेट होंगे और जिससे संस्था को लाभ होगा उनके कार्यों से। छठवां है कार्य में समन्वय लाना। कार्य में समन्वय लाना, जो कार्य किया जा रहा है नियंत्रण के द्वारा किया जाएगा तो सभी लोग आपस में मिलकर काम करेंगे जिससे एक समरूपता कार्य में बना रहेगा। अब आइए नियंत्रण की सीमाएं या दोष। नियंत्रण की सीमाएं या दोष ये क्या है, यही ना है। हाँ, पहला है प्रमापों के निर्धारण में कठिनाई। प्रमापों के निर्धारण में कठिनाई। किस प्रमाप का सही तरीके से प्रयोग किया जाए जिससे व्यवसाय की स्थिति सही हो, इसके बारे में राय विमर्श करने में कठिनाई होती है। अगला है अभिनियंत्रित बाहरी कारक। अनियंत्रित बाहरी कारक। देखिए किसी भी संस्था का नियंत्रण जो होगा आंतरिक होता है। आप अपने संस्था के ऊपर अंदर की जो बातें हैं उसको नियंत्रित कर सकते हैं, उत्पादन की सीमा, लागत, मजदूरी, इससे नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जो बाहरी कारक हैं जो संस्था पर प्रभावित कर रहे हैं उसको वो अनियंत्रित हो सकते हैं, आप उस पर नियंत्रण नहीं ला सकते। जैसे क्या कहते हैं आर्थिक मंदी की स्थिति आ जाए तो उस दशा में क्या आप उसे रोक लेंगे, मंदी को रोक लेंगे? नहीं रोक पाएंगे। अचानक से सरकारी नीतियां बदल जाएं तो उस दशा में आप क्या करेंगे? उस दशा में नियंत्रण को हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अनियंत्रित कारक के अंतर्गत आर्थिक नीतियाँ, राजनीतिक नीतियाँ, वैधानिक नीतियाँ, ठीक है ना, आर्थिक मंदी या जो भी हो, ये सब चीज़ें क्या अनियंत्रित कारक हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। इसको हम नहीं रोक सकते नियंत्रण के माध्यम से, इसलिए इसकी सीमाएँ या दोष हैं जिसका प्रभाव व्यवसाय पर पड़ना ही है। कर्मचारियों के द्वारा विरोध। कर्मचारियों के द्वारा विरोध
जब अधिक मात्रा में नियंत्रण हो जाएगा तो उस दशा में कर्मचारी इसका विद्रोह भी कर देते हैं परिवर्तन के लिए, जिससे काम भी स्थगित हो जाता है, जिससे तालाबंदी की स्थिति भी कहते कभी कभी विरोध की दशा इतनी बढ़ जाती है कि तालाबंदी की स्थिति आ जाती है व्यवसायों में। चौथा है महंगी प्रक्रिया। महंगी प्रक्रिया नियंत्रण एक महंगी प्रक्रिया है, क्योंकि नियंत्रण करने के लिए ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना होगा जो सबको एक साथ लेके काम कर भी सके और सबसे काम करा सके और सारी चीज़ों का मूल्यांकन कर सके। ऐसे व्यक्तियों ऐसे समूहों को लेकर चलना कठिन होता है, महंगा भी होता है। अगला है पांचवा व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों के निर्धारण में कठिनाई। व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों के निर्धारण में कठिनाई। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मतलब जो किसी संस्था में काम करने वाले संगठन के जो क्रम समूह के लोग हैं उनके बीच में कभी व्यक्तिगत इकाइयां जो हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है उसका निर्धारण सही तरीके से नहीं हो पाता है कि इस व्यक्ति को कौन सा काम दिया जाए नियंत्रण के अधीन। छठा है 6 नंबर गलत मूल्यांकन प्रणाली। गलत मूल्यांकन प्रणाली कभी कभी निर्णय में जो होती हैं निर्णय की विधियां वह गलत तरीके से मूल्यांकित की जाती हैं, जिससे जो परिणाम आना होता है सही परिणाम सामने नहीं आता। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 30 आप बिजनेस स्टडी के 30 क्वेश्चन 3-4 वीडियो में आपने देखा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आप देख लें। अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 18 फरवरी के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। हाँ बोलो। हाँ बाहर हैं।